हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका हम आज पार्ट 1 देखेंगे। तो देखिए, इसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। आपको नाम से ही प्रदर्शित होगा कि हम जो है वनों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार जो है हमारी लाइफ के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। और हाँ, वन्य और वन्य जीव जो हैं अगर सुरक्षित रहें तो ये जो है संसाधन जो है हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे। ठीक है, और हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर इन संसाधनों का नष्टीकरण हुआ तो क्या हालात आ सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम ना इनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। ठीक है, पर्यावरण में ही जो है प्रकृति की सुंदरता है। हरे हरे लहलहाते बाग हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी प्रजातियां हो गई, ये सभी चीज़ें जो है मन को मोहती हैं। यही तो वास्तविक जो है सुंदरता है ना। और अगर यही नहीं बचा तो आप ये सोचो कि हमारे पास क्या रह जाएगा। सूखी बेजान बंजर ज़मीन, खराब आबो हवा, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जीने के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी है ना। और जब वन ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। खराब हवा मिलेगी। ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं जो कृत्रिम तो हैं, लेकिन क्या है, वो कहाँ से पूरी होती हैं? ये सब वनों से ही तो पूरी होती है ना। अब आप सभी को पता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। मनुष्य प्रलोभी है। ठीक है, उसका स्वार्थ जो है वो कभी पूरा नहीं होता। तो वन्य जीवन जो है, इसके हम संरक्षण के बारे में भी जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में सोचते हैं ना, तो यही सवाल हमारे मन में आता है। पानी, हवा, मिट्टी, ये तीनों ही ना पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अभी हम देखेंगे इसे। पानी हम जिसे पीते हैं, ठीक है, अनगिनत कार्यों का इस्तेमाल करते हैं हम प्रकृति से। तो चलिए, आज हम इसी के बारे में जो है डिटेल वे में स्टडी करेंगे, वन्य और वन्य जीव संसाधन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, तो इस ग्रह पर ना हम सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया, जोंक से लेके ना वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। और ये पूरा आवासीय स्थल है ना, जो रहने का स्थल है जिस पर हम रहते हैं, वो अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। ठीक है, जैव विविधता के अनेक प्रकार के जीवों से भरा हुआ है। ठीक है, और मानव और दूसरे जीवधारी जो है एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे टर्म आया पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्या होता है? देखिए, जीव हो गया और उसके चारों ओर का भौतिक वातावरण, ये परस्पर क्रिया का जो है एक जैविक समुदाय होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रकृति का एक खंड है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें जीवित प्राणी का एक समुदाय होता है और भौतिक पर्यावरण, दोनों के बीच जो है सामग्री का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे देखिए, प्रकृति हो गए जीव और पर्यावरण। ठीक है, प्रकृति जो है जीव और पर्यावरण के दो घटक न केवल जो है बहुत जटिल और गतिशील हैं, बल्कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं, हिस्सा ही तो है। ठीक है, और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जो चीज़ हम सांस लेते हैं, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, कहाँ से मिलती है? पौधे ही तो ऑक्सीजन जो है वो जो है निकालते हैं, तभी तो हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, क्या हम इनके बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, जिसके बिना हम बिल्कुल जीवित ही नहीं रह सकते। ठीक है, अब देखिए, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें जो है पुनः बनाते हैं। यानी कि देखिए, वेपोराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो है बारिश होती है। ठीक है, और जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसका प्रयोग करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके जब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। तो उसी ऑक्सीजन का तो प्रयोग हम करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। अगर आपको मैं पिरामिड के द्वारा समझाने का प्रयास करूं तो ये देखिए, ये है पिरामिड, यहाँ सनलाइट है। ठीक है,
यहाँ पे मैंने पोर्शन बना दिया, तो अच्छा ठीक है। तो सबसे नीचे जो ये बिगेस्ट पोर्शन दिख रहा है ये है पौधे का, ठीक है। तो ये पौधा जो है ना ये प्राथमिक उत्पाद है, इसके ऊपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी लिख दिया, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे ऊपर जो है ये टर्शियरी कंज्यूमर या फिर जो है अपघटन कह लीजिए। तो ये चाहे टर्शियरी कंज्यूमर, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो ये सारी जो है ना ये उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं, पौधे के ऊपर। तो पौधे क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर ये सभी जीव जो हैं वो निर्भर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वन्य जीवन और कृषि फसल ना उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में विभिन्न लेकिन अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल में एक तंत्र से गुथी होती हैं। यानी कि ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर जो है इन्हें इनकी ज़रूरत है तो दूसरे वाले को भी अगले पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे में गुथी रहते हैं ये तंत्र। अब आगे देखते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखिए अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आप क्या देखते हैं, हम ऐसे प्राणी और पौधों को देखते हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वास्तव में भारत ना जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है, ठीक है। अभी मैं वन रिपोर्ट का डेटा भी आपको बताऊंगी, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी, ठीक है। तो यह ना विश्व की सारी जैव उपजातियों में 8% संख्या, यानी कि 8% संख्या लगभग 16 लाख, ठीक है, पाई जाती हैं, ठीक है। और ये अभी ना खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अब देखिए आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति जात और प्राणी जात जो है ना हमारे हर रोज के जीवन से इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारी ये जो असंवेदना है ना इसके कारण जो है पिछले कुछ समय से इन संसाधनों में भारी दबाव बढ़ गया है। अब देखिए अनुमान क्या बताते हैं ये भी देख लीजिए। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और जो है 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, यानी कि खत्म होने की कगार पे है। किसकी वजह से, मानव जाति की लापरवाही की वजह से, ठीक है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है, यानी कि खत्म होने की कगार पे हैं, ठीक है, लुप्त होने की कगार पे हैं। और इनमें देखिए चीता हो गए, गुलाबी सिर वाली बतख हो गई, पहाड़ी कोयल हो गई, ठीक है, और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस, ठीक है, महुआ की जंगली किस्म, ठीक है, हुबररडिया, हेप्टान्यूरॉन, ये घास की एक प्रजाति है, ठीक। तो पौधे में शामिल है। वास्तव में ना कोई भी नहीं जो है बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। ये डेटा पूरी तरीके से उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। अब ये देखिए आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, लेकिन उनका क्या, जो छोटे हैं, कीट हैं, क्या इनके डेटा उपलब्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो है छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं लुप्त होते वन। देखिए भारत में ना जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है ना वह विचलित कर देने वाली है, ठीक है, सोच पे मजबूर कर देने वाली है कि किस प्रकार जो है इसका अंधाधुंध तरीके से दोहन हो रहा है, ठीक है। वन जो है अंधाधुंध तरीके से काटे जा रहे हैं। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित जो है 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, ठीक है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16, ध्यान रखेंगे, प्रतिशत हिस्सा है, ठीक है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14%, और जो है मैंग्रोव 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये 2015 की है। और अगर मैं बात करूं 2019 की रिपोर्ट की तो मैं बता दूं कि देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है 24.56% है, ठीक है। कुल वनों के क्षेत्रफल का वनावरण जो है यानी कि वन का आवरण जो है वो 21.67% है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रख। वृद्धि कितनी हुई है, मात्र देखिए 0.56 वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। वन आवरण और वृक्ष आवरण जो है क्षेत्रफल में कुल वृद्धि जो है 0.65% हुई है, ठीक।
अब देखिए इसका अंधाधुंध तरीके से प्रयोग हो रहा है, तभी तो जो है वन हमारे नष्ट होते जा रहे हैं, कई प्रजातियां जो है लुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए अगर जो है यहाँ पे वैसे 2013 का डेटा उपलब्ध है, मैं आपको अगर 2019 का डेटा उपलब्ध करा पाऊँ तो 2019 से सघन वनों के क्षेत्रफल में जो है इसमें देखिए 3,775 दिया है, लेकिन अब जो है 3,976, यानी कि 0.56 में जो है वृद्धि हुई है। लेकिन वन क्षेत्र में ये वृद्धि जो है ना, वन संरक्षण उपायों के प्रबंधन में भागीदारी और वृक्षारोपण से, यानी कि वृक्ष लगाने से हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो है, ये संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती है ना, इसके संबंध में रेड लिस्ट का पता लगाते हैं। ठीक है, मूल्यांकित करते हैं। ठीक, अब देखिए अब इनको ना निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहली श्रेणी की बात करेंगे अगर, तो ये है सामान्य जातियां। आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सामान्य जातियां क्या है, संकटग्रस्त जातियां क्या है, वल्नरेबल जातियां क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। अब सबसे पहले बात करते हैं सामान्य जाति। अब देखिए ये वे जातियां हैं ना जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे पशु हो गए, शाल, चीड़, कृंतक, ठीक है, ये रोडेंट्स हो गए, चूहे वगैरह, ये सब आते हैं रोडेंट्स में। ठीक है, तो अब बात करेंगे संकटग्रस्त जातियाँ। ये किन जातियों को कहा जाता है? ये वे जातियाँ हैं ना जिनके लुप्त होने का, जिनके खत्म होने का खतरा है। ठीक है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है ना, यदि वे जारी रहती है ना तो ये एक दिन लुप्त हो ही जाने हैं। इनकी जातियों में जो है जीवित रहना कठिन है। अब देखिए संकटग्रस्त जातियों में क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, संकटग्रस्त जातियां हैं, काला हिरण दे दिया जाएगा, मगरमच्छ दे दिया जाएगा, ठीक है, भारतीय जंगली गधा दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी हैं? काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, ठीक है, संगाई जो मणिपुरी हिरण है, ये सारी प्रजातियां जो हैं ये संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण हैं। अगली जाति है सुभेद्य जातियाँ। ये कौन सी जातियाँ होती हैं? ये ऐसी जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, लगातार घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर ना विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली ना तो इनकी संख्या घटती रहती है। तो ये जो है ना इनका डेटा भी जो है संकटग्रस्त डेटा में आ जाएगा। ठीक है, श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे देखिए नीली भेड़ हो गई, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन हो गई, ये सारी जो है ये सुभेद्य जाति में आती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दुर्लभ जातियाँ। ये क्या होती हैं? ये इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है। ठीक है, यानी कि बहुत तरीके से कम हो रही है या जो है बहुत कम हो चुकी है। इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो इनका संकटग्रस्त जातियों में श्रेणी में आ सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगली है स्थानिक जाति। ये क्या होती हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। जैसे देखिए अंडमानी टील हो गई, निकोबारी कबूतर हो गया, अंडमानी जंगली सुअर हो गया, अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण हैं। यानी कि जो एक प्रॉपर क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए अंडमानी क्यों लिखा है? क्योंकि ये अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अरुणाचल के मिथुन क्योंकि ये अरुणाचल एक स्पेसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। ठीक है, अगली बात करेंगे लुप्त जाति के बारे में। ये वे जातियाँ हैं ना इनके रहने के आवासों में खोज करने की अनुपस्थिति पाई गई है। ठीक है, ये उपजातियाँ जो है ना स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। मतलब कि ये अब लुप्त हो चुके हैं, ये आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ एशियाई चीता के बारे में, कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता।
ये बिल्ली परिवार का है, एक अजूबा ही है समझ लीजिए, ठीक है। बिल्ली का जो है बड़ा फॉर्म है, ठीक है। चीता ये बहुत तेज भागने वाला स्तनधारी है, ठीक था, यानी कि जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से दौड़ सकता है। लोगों को आम तौर पर भ्रम रहता है ना कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी से पहले ना चीता जो है अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति जो है बहुत पहले यानी कि 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे जो है वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार है तो वो मानव जाति है। मानव जाति का लालच कम नहीं हो रहा है, वो अंधाधुंध वनों का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो कृषि के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो। तो जब आप वन्य जीवों को ख़त्म कर दोगे तो वहाँ पे अब हमारे लिए जैसे हमारा घर है तो प्राणी जात के लिए वन में ही तो वो रहते हैं ना, और जब आप उसी चीज़ को ख़त्म कर दोगे तो प्राणी जात ऑटोमेटिकली जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण है ना, प्रतिकूल कारक है वो मनुष्य का लालच है, मनुष्य का लोभ है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अब देखिए, यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो आप ये पाएंगे कि किस प्रकार हमने जो है प्रकृति के संसाधनों को परिवर्तित कर दिया है। अगर मैं आपको फिगर दिखा पा रही होंगी तो ये जो आपको जो है साइकेस के चित्र दिख रहे होंगे, ठीक है। ये साइकस विडोमी डायर है। ये पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ साइकेड है, ठीक है। यहाँ पे आप जंतु को देख रहे होंगे, ये संकटग्रस्त है, ये निकोबारी मेगापॉड है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देखिए, ये जो है कर्नाटक में पाया जाने वाला एक हेट्रोमीट्रस जो है कानरेंसिस है, ठीक है। यहाँ पे आप ये पौधा देख पा रहे होंगे, तो ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये वेस्टर्न घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑकलैंड्रा ट्राथवेन, इनके नाम भी अजीब होते हैं, है ना। ट्रॉकवेंथ्रोकोरिया गैम्बल यानी कि पोएसी कुल के हैं ये, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने में किया जाता है। अब आप यहाँ पे ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे, ये है एम्बेलिका राइबीज, ये कच्चे फलों वाला है, ये संकटग्रस्त औषधि लता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो हमें लकड़ी, ठीक है, क्या लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद, ये सारे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहाँ से मिलते हैं? वन से ही तो मिलते हैं, वन्य जीवन से ही तो प्राप्त होता है। और इसीलिए हम ही हैं, अगर ये नहीं तो हम नहीं, जिन्होंने ना वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। भारत में ना वनों का सबसे बड़ा नुकसान जो है उपनिवेश काल यानी कि अंग्रेजों के काल में, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तो क्या था उस समय जो है रेल लाइन का विकास हुआ। उनका जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या था? राजस्व था। राजस्व कैसे इकट्ठा करते थे? जब कृषि होती थी, कृषि के लिए कई सारे वनों का दोहन किया गया था, ठीक है। व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है, ठीक है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आप ये देख लो कि वन संसाधनों के सिकुड़ने से ना कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच ना लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अब आप ये सोचो कि कृषि भूमि यानी कि जो है वनों को साफ करके जो है ज़मीन खाली कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वन क्षेत्र का दोहन करके जो है कृषि भूमि बनाई जा रही है। तो आप ये देखो कि 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है वनों का जो है वन क्षेत्रफल का दोहन किया गया और उसको जो है कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, ठीक है। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है, विशेषकर अगर मैं बात करूं उधर मणिपुर जो है, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, इन क्षेत्रों में यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में, और मध्य भारत में जो है स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि के बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। खेती या फिर जो है स्लैश और बर्न यानी कि क्या करते थे, जिसमें जो है वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता था और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जो है जुताई करके बीज बो दिए जाते थे। तो ये जो है स्लैश और बर्न यानी कि वृक्षों को काट कर उन्हें साफ कर दिया, जला दिया जाना, साफ की गई भूमि पर जो है बुवाई का काम करना, ठीक है। तो इनका जो है इनकी वजह से जो है कटाई या निम्नीकरण हुआ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या औपनिवेशिक वन नीति को दोषी माना जाएगा? बिल्कुल दोषी माना जाएगा। देखिए, औपनिवेशिक काल में ना लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था अंग्रेजों का कि उनको जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा कमाना है, उनको जो है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगी? जब उन्हें ज़्यादा राजस्व मिलेगा। राजस्व कैसे मिलेगा? जब किसान जो है खेती करेंगे। तो उन्होंने ना क्या किया कि कई सारे ऐसे वन क्षेत्र हैं जिन्हें कटवा कर उसको जो है कृषि भूमि में परिवर्तित किया। तो क्या दोषी तो माना ही जाएगा, ठीक है, ऐसे तो हम कह नहीं सकते हैं कि दोषी नहीं माना जाएगा। अब देखिए, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार ना भारत में कई क्षेत्रों में ये संवर्धन वृक्षारोपण यानी कि जो है वाणिज्य बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी जो है वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 1952 में, तो 1952 से ना नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर जो है अधिक वन क्षेत्रफल को साफ करना पड़ा है। ये प्रक्रिया जो है अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में ना 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है नर्मदा पे जो बांध बनाया गया है। अब बांध बनाओगे आप, नर्मदा सागर परियोजना करोगे तो वहाँ का क्षेत्र तो साफ करोगे ही ना, तो पूर्ण हो जाने पे ना जलमग्न हो जाएगा, यानी कि जल से मग्न हो जाएगा, ठीक है, जल में डूब जाएगा। तो वनों की बर्बादी में खनन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। देखिए, पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व जो है डोलोमाइट के खनन के कारण ना गंभीर खतरे में आ गया है। आप ये सोचो, इसने जो है ना कई प्रजातियों के जो है प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। अब जाहिर सी बात है, आप खनन करोगे तो वहाँ के वन का दोहन करोगे, वन का दोहन करोगे तो क्या होगा? जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है तो वो तो खतरे में है ही ना, तो गंभीर खतरे में है, ठीक है। और कई जातियाँ जो है ना, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, कि आवागमन मार्ग को भी बाधित किया है, ठीक है। बहुत से वन अधिकारी जो है ना, या फिर कह लीजिए और जो है पर्यावरणविद, ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसी जो बात है, पशुचारण के लिए जब आप चारा कटाई करोगे, ठीक है, ईंधन की लकड़ी के लिए आप पेड़ वृक्ष काटोगे तो वनों का दोहन होगा ही। तो इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन क्या है ना कि चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति जो है पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती हैं, ना कि पूरा पेड़ काटकर। ये भी तो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में ना देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, ठीक है। और जो ना तेजी से विकसित होती औद्योगिक, यानी कि आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर जगह इंडस्ट्री जो है क्रिएट की जा रही है, तो शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ना, ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और प्लीज़ गाइस कमेंट में मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।